हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती की इस चैनल पे एक बार फिर से। और कल के क्लास में हम लोग देख रहे थे आवर्त सारणी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और पूरा का पूरा एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्वेश्चन था। और आज उसी का दूसरा पार्ट है ये। और इसमें हम लोग जो शेष क्वेश्चन बचा हुआ था उस क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं और उसका पूरा व्याख्यात्मक रूप से हल करने का कोशिश करेंगे, ताकि ये पूरा आवर्त सारणी हमको दिख रहा है, ये पूरा का आवर्त सारणी लगभग समाप्त होने के कगार पे हो जाए, केवल और केवल क्वेश्चन से। और क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर से उठाए हैं और उसमें से भी जो अच्छा क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को उठाया गया है। क्लियर है? तो हम लोग ना बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। ये आवर्त सारणी का आज दूसरा क्लास है, ये क्लास नंबर ये दूसरा है, ये दूसरा पार्ट है इसका आवर्त सारणी का। तो आज हम लोग आवर्त सारणी का पार्ट 2 देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और सर उसका व्याख्यात्मक तरीके से हल को देखेंगे, ताकि सर ये जो पूरा आवर्त सारणी सजाया गया है ये पूरा आवर्त सारणी का क्वेश्चन कवर हो जाए। और वैसे कवर करने का हम कोशिश किए हैं पूरा का पूरा। क्या है तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखा जाए। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी जिस समय मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी को सजा रहा था उस समय कौन से तत्व ऐसे थे जिनके यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, यानी उसका जो गुणधर्म था वो मैक्सिमम के मैक्सिमम तत्वों से मिला दे रहा था। वो ऐसा कौन सा था? हाइड्रोजन और सोडियम, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन या सोडियम। ये 4 ऑप्शन दिया गया है आप में से और हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से इसका कैलकुलेशन को देखेंगे। ये किसके आवर्त सारणी का बात कर रहा है? तो कहेंगे ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी का बात कर रहा है ना। मेंडलीफ जिस समय अपने आवर्त सारणी को सजा रहा था उस समय थोड़ा सा केयर करने की बात यह है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ ना ये बहुत खतरनाक आदमी था। सबसे पहले ना ये आवर्त और वर्ग की खोज कर दी थी। क्या की थी? तो आवर्त तथा वर्ग की खोज, आवर्त तथा वर्ग की खोज किया। मेंडलीफ आवर्त और वर्ग की खोज किया सो किया, इसी कारण से इसको हम लोग ना आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आवर्त सारणी का पिता, आवर्त सारणी का पिता। मेंडलीफ जो अपने आवर्त सारणी को सजाया था वो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी को कैसे सजाया? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी वो 63 थी। ज्ञात तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या जो थी वो कितना थी? तो 63 थी। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो कितना थी सर? तो 63 थी। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है ना। आगे शायद क्वेश्चन आपको दिखेगा भी इससे रिलेटेड कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी। आपको आगे कहता है कि मेंडलीफ जो था वो अपने आवर्त सारणी को जब सजा रहा था तो सर इसके साथ ना बहुत सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारी त्रुटियां आई थी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का कुछ कुछ दोष रहा था और इसका कुछ कुछ क्या है सर? तो गुण है। लेकिन गुणों में से एक बात को केयर करना है कि जिस समय ये आवर्त सारणी को सजा रहा था उस समय 2 तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया था सर। क्या ध्यान केंद्रित किया था? तो वो पहला तत्व कौन सा था? तो ऑक्सीजन। और दूसरा तत्व कौन सा था? तो याद रखने का है सर, तो हाइड्रोजन। दूसरा तत्व कौन सा था? तो हाइड्रोजन। ये तत्व को इसलिए चुना था क्योंकि ये तत्व लगभग सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, इसीलिए इसको सर्वव्यापी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापी तत्व। सर्वव्यापी तत्व किस कारण से कहते हैं इसको सर्वव्यापी तत्व? लगभग ये सभी तत्वों के साथ अभिक्रिया करके और यौगिक का निर्माण कर लेता है। कैसे यौगिक का निर्माण करता है सर? तो थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि समान तत्वों से अभिक्रिया, समान तत्व, समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणधर्म वाले तत्व, समान गुणधर्म वाले तत्व से अभिक्रिया कर समान ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड तथा हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। कैसे समान गुणधर्म वाला सर ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है? थोड़ा सा केयर करने की बात है। केयर क्या करना है सर? तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे में ये क्षारीय धातु से अगर अभिक्रिया करता है, क्षारीय धातु से अभिक्रिया करता है, क्षारीय धातु से
अभिक्रिया करता है। अब सर क्षारीय धातु किसको कहते हैं? अभिक्रिया करता है, ठीक है। जैसे क्षारीय धातु किसको कहते हैं, तो ये भी बात को याद रखना है सर कि क्षारीय धातु जो हम लोग कहते हैं वो वर्ग नंबर 1 वाले तत्व को, वर्ग 1 वाले तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी वर्ग नंबर 1 में तत्व दिख रहा है वो सभी तत्वों को क्या कहा जाता है सर? तो क्षारीय धातु। और ये क्षारीय धातु से अभिक्रिया करके समान तरह के ऑक्साइड बनाता है सर। और क्या बनाता है? तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। कैसे ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है सर? तो केयर कीजिएगा। जैसे में क्षारीय धातु में कौन कौन आता है सर? तो सोडियम, पोटेशियम, है ना, ये सब के सब क्या है सर? तो क्षारीय धातु है। तो ये देखा जाए तो ये क्षारीय धातु कहने का मतलब कि ये N2O बनाता है सर, पोटेशियम K2O बनाता है सर, है ना। तो ये समान प्रकार का क्या बनाया? ऑक्साइड। ये कैसा ऑक्साइड बना रहा है? तो ध्यान देना कि क्वेश्चन एक पूछा हुआ था कि ये जो ऑक्साइड बना रहा है ये R2O का ऑक्साइड बना रहा है सर, इस रूप का ऑक्साइड बना रहा है। अगर इसके हाइड्रो ऑक्साइड का बात किया जाए सर तो NaOH, है ना, KOH, यानी सर ये हाइड्रा ऑक्साइड बना रहा है। ये क्या बना रहा है? समान प्रकार का हाइड्रा ऑक्साइड बना रहा है। ऐसा ही नहीं इन दोनों तत्वों को चुना था मेंडलीफ, इसमें कुछ खतरनाक बात था सर। बात क्या था सर? तो समान प्रकार का ऑक्साइड बना रहा था और समान प्रकार का हाइड्रा ऑक्साइड यानी सर ROH के रूप में ये बना रहा था सर, है ना। अगर ये तत्व जो थे ये क्षारीय मृदा धातु से अभिक्रिया कर रहा था। क्षारीय मृदा धातु बोले तो सर क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया। व्याख्या एकदम बहुत बेहतर तरीके से देखना है ताकि सर क्वेश्चन के बहाने पूरा का पूरा आवर्त सारणी क्लियर हो जाए। क्षारीय मृदा धातु से जब यह अभिक्रिया करता है, क्षारीय मृदा धातु कहते किसको है सर? तो वर्ग 2 वाले तत्वों को। किसको कहते हैं? वर्ग 2 वाले तत्वों को, 2 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु के कैटेगरी में कौन कौन आएगा सर? तो जैसे में मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये देखो तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो ये मैग्नीशियम बनाता है MgO, है ना। कैल्शियम बनाता है CaO। तो ये बना रहा है जो ऑक्साइड सर, ये ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड बना रहा है? तो आप थोड़ा सा केयर करना दोस्त कि ये जो ऑक्साइड बना रहा है ये ऑक्साइड बना रहा है सर RO के। किसका ऑक्साइड बना रहा है सर? तो RO का ऑक्साइड बना रहा है। बोलो बात क्लियर है सर? या RO2 का ऑक्साइड बनाएगा सर या RO का ऑक्साइड बनाएगा? आप थोड़ा सा केयर कर लेना दोस्त कि हम यहां से क्या कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा ये कैसा हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा सर? तो MgOH के होल्टवाइज, CaOH का होल्टवाइज। ये जो बनाया क्या बनाया? तो हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड ROH का होल्टवाइज। बोलो बात क्लियर है? तो इसीलिए ये दोनों तत्वों को चुना था कि ये सभी तत्वों से अभिक्रिया करके समान गुणधर्म वाले तत्वों से अभिक्रिया करके समान प्रकार का यौगिक का निर्माण कर रहा था। जैसे में समान प्रकार का ऑक्साइड का निर्माण किया सर N2O K2O, है ना सर। और हाइड्रो ऑक्साइड NaOH KOH। और यहाँ देखा जाए सर तो MgO CaO। और यहाँ देखो तो MgOH का होल्टवाइज और CaOH का होल्टवाइज का निर्माण किया। बोलो यस या नो? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से व्याख्या करना है ताकि क्वेश्चन पूरा पूरा स्पष्ट हो जाए सर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगर देखा जाए तो अभी और इस पर बात कर लो थोड़ा सा। तो सर अगर वर्ग नंबर 17 वाले की बात किया जाए, क्या कहा जाए सर? तो वर्ग 17 वाला, देखो वर्ग 17 वाला तत्व का बात क्यों कर रहे हैं सर? वर्ग 17 में आएगा सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी नीचे तत्व आएंगे सर। मुख्यतः ये 5 तत्वों को केयर करना है सर। ये जो फ्लोरीन है, ये जो फ्लोरीन है ये वर्ग नंबर 17 वाले तत्व है सर, वर्ग नंबर 17 वाला तत्व है। आप यहाँ देखो आवर्त सारणी को खोलिएगा तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है ना इस लाइन में। तो ये वर्ग नंबर कितना है? तो ये वर्ग नंबर जो है ये 17 वाले तत्व है, वर्ग 17 वाला ये तत्व है, वर्ग 17 वाला तत्व है ये। इसीलिए इसको ना, इसमें एक खास बात ये है कि ये सभी तत्वों से सभी धातुओं से अभिक्रिया करके नमक का निर्माण कर देता है। इसीलिए ना इसको हाइलोजन समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहेंगे? हाइलोजन समूह, हाइलोजन
समूह। इसको कौन सा समूह कहेंगे सर? हाइलोजन या हाइलाइड समूह। हाइलाइड समूह, हाइलाइड समूह, हाइलोजन या हाइलाइड समूह कहेंगे। याद रखने का है सर, ये जो वर्ग नंबर 17 वाला तत्व है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है सर। तो देखो तो ये एक प्रकार का क्लोराइड बना रहा है सर, हाइलाइड बना रहा है। जैसे ब्रोमीन अभिक्रिया करेगा सर तो HBr बनाएगा सर। आप देखो तो आयोडीन अभिक्रिया करेगा तो सर हाइड्रोजन आयोडाइड HI बनाएगा सर। तो ये समान प्रकार का हाइलाइड का भी निर्माण करता है सर। इसीलिए ना ये मेंडलीव जो था इन दोनों तत्वों को चुना। किसको किसको चुना सर? तो एक ऑक्सीजन को चुना और दूसरा किसको चुना? तो हाइड्रोजन को चुना। एक ऑक्सीजन को चुना और दूसरा किसको चुना सर? तो हाइड्रोजन को चुना, क्योंकि ये दोनों तत्व में कुछ खास गुण पाया जाता था सर कि लगभग तत्वों के साथ अभिक्रिया करके और जो समान गुणधर्म वाला है उस समान प्रकार का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा था। आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा और एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन को देख पाए हैं। आप देख लीजिए क्या ये करेक्ट है? दिख रहा है सर ऑप्शन कितना नंबर सर? तो C नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए और अगला क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा क्लियर किया जाए। और ये देखिए, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेलों की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, सेल की संख्या बढ़ जाती है या परमाणविक आकार कम हो जाता है। आपसे 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में से आपसे करेक्ट आंसर पूछ रहा है। आप बताएंगे कि सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सर ये मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग है, तो आवर्त का गुण और वर्ग का गुण दोनों गुण यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए आइए देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा। कहता है जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ये जो आवधिक तालिका कह रहा है कि समूह में, समूह बोले तो वर्ग का बात कर रहा है। ये आधुनिक आवर्त सारणी है और इस आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा सा नजर डाला जाए तो आपको एक बात दिखेगा सर कि ऐसे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं समूह या वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तो वर्ग। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग। और जो ऐसे ऐसे है इसको हम लोग बोलते हैं सर आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्तों की संख्या कितना है? 7 है और वर्गों की संख्या इसमें कितना है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। इसीलिए इस आवर्त सारणी को हम लोग दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं। कौन सा आवर्त सारणी कहते हैं? दीर्घ आवर्त। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, काहे कि ये आवर्त सारणी का ये बड़ा रूप है। तो ये कैसा आवर्त सारणी है सर? तो दीर्घ आवर्त सारणी है। ये बड़ा है, इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इस वर्ग में ऊपर से जब नीचे आएंगे तो क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया था और उस चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको लगाना है कि सर क्या होगा। तो आप पहले केयर कर लो सर, इसका देख लो पहले कि इसका नतीजा क्या होने वाला है क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन के साथ आपको कितना क्वेश्चन हम क्लियर करवाएंगे। आपको कह रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहला तत्व आप देखिए, पहला सेल का बात करो। पहला सेल में क्या, पहला वर्ग का बात करो। पहला वर्ग में देखिए तो कौन कौन सा तत्व है सर? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। क्या है सर? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही ना है। तो आप देखो तो सबसे पहला तत्व की बात किया जाए तो सबसे पहला तत्व आपके पास क्या है? तो सबसे पहला तत्व है सर आपके पास हाइड्रोजन। पहला तत्व क्या है सर? तो हाइड्रोजन। और इसकी परमाणु संख्या कितना होगा सर? तो 1 होगा। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो ये आपका नाभिक है, लेकिन इसको देखोगे तो सर इसका इलेक्ट्रॉन एक ही ना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला सेल के एल एम एन, ये क्या है सर? सेल है। ये क्या है? सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो इसके पास तो एक ही है सर। तो ये तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन गया ना, एक रखाया। हाइड्रोजन के नीचे क्या था सर? तो लिथियम। आप केयर करोगे तो हाइड्रोजन के नीचे वर्ग नंबर 1 में देखोगे तो एक ही वर्ग से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लिथियम को देखोगे तो इसका संकेत Li, इसका परमाणु संख्या होता है 3। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो होगा पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा में कितना सर? तो 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो बात क्लियर है सर? यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,1। यानी सर ये नाभिक है।
ये क्या है, नाभिक है ना, नाभिक धनावेशित होता है इसलिए प्लस का साइन दे रहे हैं। और पहला सेल में इलेक्ट्रॉन गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो कहां चला जाएगा सर, तो अगला सेल में, क्योंकि इस सेल में रखने की क्षमता इलेक्ट्रॉन कितना है सर, तो 2 ही है। तो बताओ 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो कहां चले आएगा सर, तो इस सेल में चला आएगा। बोलो बात क्लियर है। तो देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सिंगल सेल में गया, लिथियम का इलेक्ट्रॉन एक सेल ये भर गया, तब चला गया अगला सेल में। आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो सर लिथियम के नीचे आएगा एक तत्व और जिसका नाम है सोडियम, जिसका नाम क्या है, सोडियम। हम क्या बोले कि इस क्वेश्चन से पूरा आवर्त के साथ नहीं क्लियर करवा देंगे दोस्त। हम क्या कर रहे हैं कि इसके नीचे वाला जो वर्ग नंबर 1 में आएंगे वो है सोडियम। सोडियम बोले तो Na, परमाणु संख्या इसका होता है 11। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वक्त इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी भी बचा क्या, 9 गो, तो दूसरा सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब बचा क्या, 8 और 2 10 11 होना चाहिए सर, एक बचा। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कई सेल में चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन देखिए तो कई सेल में चला गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गया सर वो 3 सेल में चला गया। कहां चला गया, 3 सेल में। ये आपके पास नाभिक है, ये क्या है आपके पास नाभिक, ये गया पहला सेल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में इलेक्ट्रॉन, और ये चला गया तीसरा सेल में इलेक्ट्रॉन। बताओ पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखें सर यहां पर, तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन रखें सर। दूसरा सेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो बच गया सर अगला सेल में। अगला सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन न रख पाएंगे, तो देखो ज्यों ज्यों ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो देखो सेलों की संख्या क्या हो रही है, तो बढ़ रही है। इसका इलेक्ट्रॉन केवल और केवल के सेल में गया। इसका इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, इसका इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 सेल में गया, के और एल में। 2 वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, के वाले में 2 इलेक्ट्रॉन गया और एल वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया। इसका इलेक्ट्रॉन के एल एम 3 सेल में चला गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन गया, शेष बचा सो एम वाले में चला गया। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेलों की संख्या क्या हो जा रही है सर, तो बढ़ रही है। आप यहां से देखो सेलों की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या क्या हो जाती है सर, तो बढ़ जाती है। अब यहां से कई क्वेश्चन आपको निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है, तो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। यहां पर क्या करा क्वेश्चन, कहता है कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो देखिए तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसके भी बॉटम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बॉटम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, आगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके भी बॉटम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिसके बॉटम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो तो धातु होगा सर, लेकिन उस पर बात नहीं करना। यहां क्या करें कि ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो सेलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बॉटम सेल में इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या है सर, तो समान है। यानी सर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास बना कि वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कौन सा इलेक्ट्रॉन का मान कह रहे हैं सर, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगा। आप थोड़ा सा क्लियर करो कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेगा सर तो इसका संयोजकता भी क्या रहेगा, संयोजकता समान रहेगा। संयोजकता क्या रहेगा, समान रहेगा। अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सेलों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी सर इस परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यानी परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और जब परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। बात क्लियर है सर। तो एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर ये कैसे कैसे क्वेश्चन हो पाया है। बोलो बात डन है, कोनो दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। बाकी सब क्लियर है। तो एक क्वेश्चन से हम लोग कई क्वेश्चन को सर क्लियर किए हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो क्या कह रहा है सर, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। एम कक्षा में कह रहा है जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को उसके बढ़ते ऊर्जा के क्रम में रखते हैं सर। कैसे रखते हैं, तो ऐसे रखते हैं। क्या रखते हैं सर, तो थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। जैसे मान लिया जाए ये आपका नाभिक है, ये क्या है, तो नाभिक है, और इस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा सर। इस नाभिक के बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये नाभिक के बाहर क्या है सर, तो इलेक्ट्रॉन है। तो देखो इस वाले सेल को हम कहते हैं के, इस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल, इस वाले को एल, इस वाले को एम, और अगर और आगे चले जाएं तो इस वाले को क्या बोलेंगे सर, तो एन। अगर और आगे चले जाएं तो इसी तरह से नाम क्या हो जाएगा सर, तो बढ़ते चला जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेल। क्या बोल रहे हैं, सेल। और सेल क्या होता है सर, तो के एल एम एन, ये क्या है, तो सेल है। और इसमें कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो याद रखने का कि ये एक नंबर का, ये नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल। तो ये कितने नंबर का सेल, पहले नंबर का, ये दूसरे, ये तीसरे और ये चौथे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रखा जा सकता है सर, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है वो कितना, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रखा जा सकता है, इसमें 8 रखा जा सकता है, इसमें 18 रखा जा सकता है और इसमें 22 रखा जा सकता है। क्योंकि कोई भी सेल हो, अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात किया, सेलों में
अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात किया, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो होती है 2n²। आप देखो तो पहले नंबर का n के जगह पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 2 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। अब 2 रखो इनके जगह पर तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 रखो 3 तिया की 9, 9 दूनी के 18, 4 रखो 4 चौके 16, 16 दूनी के 32। बोलो बात क्लियर है। जब से आपको पता हो जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी पता रखना है सर कि किस सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा। तो आपसे पूछ रहा है एम सेल में, तो एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं दोस्त, तो कहेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। कहां दिया है सर, तो 18, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है, वर्ग नंबर 18 में। डन है। तो ये क्या था सर, तो सेल था, और इसको बहुत इत्मीनान के साथ याद रखने का क्वेश्चन यहां से रिपीट कर देता है। बोल बात डन है सर, क्लियर है, क्लियर है। चला जाए आगे, है ना। देखना, ये सेल बोलो इसको या कक्षा बोलो, यहां से एक बात क्लियर करो, ये जो कक्षा है ना, ये जो कक्षा जिसको हम लोग सेल कर रहे हैं, ये कौन है, के है, एल है, एम है, एन है। प्रत्येक कक्षा के अंदर उप कक्षा होगा। कैसे होता है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले में एस होता है, इस वाले में एस और पी होता है, इस वाले में एस पी डी होता है, एस पी डी होता है। इस वाले में सर 4 को हो जाएगा, कौन कौन, एस पी डी एफ। क्या हो जाएगा, तो एस पी डी एफ। आपको पता होना चाहिए कि ये एस पी डी एफ ये क्या है सर, तो उप कक्षा। क्या कहते हैं सर इसको, उप कक्षा, उप कक्षा। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है सर। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें सर 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें सर 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और इसमें सर 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सर। और आपको क्वेश्चन यहां से भी रिपीट करता है। बात क्लियर है सर, ये क्या है सर, तो उप कक्षा। बोलो बात डन है, क्लियर। चला जाए आगे, और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या कह रहा है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 2 8 8 2 8 18 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16, 18 और 20 और 8 8 16 36। ठीक है, कितना हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर बी 2 8 18 8। क्लियर है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि ए बी और सी डोबेरेनट के ट्राइड्स के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और सी का 39 हो तो बी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। ये जो था ना डोबेरेनर, ये एलपी का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, और देख लो कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या कर रहा है, डोबेरेनर का जो त्रिक नियम था, त्रिक का नियम किसने दिया था, तो डोबेरेनर ने। डोबेरेनर जो था वो किसका नियम दिया, तो त्रिक का नियम। डोबेरेनर कौन सा नियम दिया था ये, तो ये जो नियम दिया था वो त्रिक का नियम दिया, त्रिक का नियम। डोबेरेनर जो था वो कौन सा नियम दिया, तो त्रिक का नियम दिया। और ये त्रिक का नियम में क्या कहा था कि हम 3 तत्वों का समूह बनाएंगे, 3 तत्वों का समूह बनाया, 3 तत्वों का समूह बनाया। जैसे में मान लो कि कोई तत्व ए है, दूसरा बी है, और तीसरा क्या है, सी है। इसका जो तत्व है इसका परमाणु द्रव्यमान मान लिया जाए सर, तत्व का एम है, बी एम है, और क्या है सर, तो सी एम है ना। तो ये जो बीच वाले तत्व का भार होगा यानी जो बीएम होगा, ये दोनों तत्वों के औसत भार के बराबर होगा, यानी एएम प्लस सीएम के औसत भार के क्या होगा सर, तो बराबर होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, तो ट्राइड्स। क्या कहते हैं सर, तो त्रिक का नियम। इसी को क्या कहते हैं, तो त्रिक का नियम। आप इस त्रिक के नियम थोड़ा सा क्लियर करोगे सर, तो डोबेरेनर जो था वो त्रिक दिया था। क्या दिया था सर, तो सबसे पहला त्रिक दिया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। कौन सा त्रिक दिया था सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा त्रिक दिया था बाबू कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। और तीसरा त्रिक दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है। तो ये 3 ट्राइड्स को याद रखना है सर। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया करता है कि डोबेरेनर द्वारा दिया गया त्रिक निम्नलिखित में से कौन है, और 4 ऑप्शन में से ये 3 में से कोई एक दे देगा। बोलो क्लियर है। चला जाके तो आपको क्या कहा, इससे बीच वाले का औसत भार के बराबर होगा। तो देखो तो ए वाले का भार कितना दिया गया है, 7। तो ए वाले का भार दिया गया है 7, और सी वाले का भार कितना दिया गया है, 39। तो दोनों को जोड़ दो और ये दोनों का औसत निकालो, यानी 2 से भाग करो तो 9 7 16 के 6 में बचा 1 3 और 1 4, और बटे में कितना हो गया, 2 काटेंगे तो 23 दूनी 46, यानी कितना आ जाएगा सर, तो 23 कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है। याद रखना है त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था सर, तो डोबेरेनर ने। 3 तत्वों का समूह बनाया था सर, और कहा था कि औठी पौठी वाला तत्व यानी दोनों किनारे वाले तत्व का औसत भार बीच वाले तत्व का औसत भार के बराबर होगा। और ये 3 ट्राइड्स को याद रखना है। पहला ट्राइड कौन था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। वो बात है। चला जाए अगला क्वेश्चन पे। हम जो आप सवाल किए हैं कि हम पूरा का पूरा आवर्त सारणी को हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करवा देंगे, मतलब सच में क्लियर हम करवा देंगे। ठीक है, चला जाए अगला क्वेश्चन पर और देखा जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेट के वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था। जो ऑक्टेट का नियम दिया गया था किसके द्वारा, बताएगा कोई। ऑक्टेट का नियम किसके द्वारा, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताएगा अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक का नियम किसने दिया था सर, तो याद रखना सर, एक साइंटिस्ट का नाम जिसका नाम है न्यूलैंड्स।
न्यूलैंड्स। इसने कौन सा नियम दिया था सर? तो अष्टक नियम। अष्टक नियम। और अष्टक नियम में 8 तत्वों का समूह बनाया। 8 तत्वों का समूह बनाया। 8 तत्वों का समूह बनाया और उन्होंने कहा कि पहले तत्व और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होगा। अष्टक नियम क्या कहता है सर? तो अष्टक नियम कहता है कि पहले तत्व और 8वें तत्व और 8वें तत्व का गुणधर्म समान होगा। 8वें तत्व का गुणधर्म क्या होगा सर? तो समान होगा। यानी पहला तत्व जो होगा और 8वां तत्व जो होगा उसका गुणधर्म क्या होगा? तो समान होगा। ये किस नियम के अनुसार कहा जा रहा है सर? तो अष्टक नियम के अनुसार। अष्टक नियम जो था दोस्त वो संगीत के सार के आधार पर गया। संगीत के सार के आधार पे, सार के आधार पर। वो संगीत का सार क्या था सर? आधार पर। आप देख लेना वो संगीत का सार क्या था। सा रे ग म प ध तोरा फूक दिया प ध नी और उसके बाद दोबारा से क्या आ जाता है? 8वां तत्व दोस्तों समान आ जाता है। सा। सा रे ग म प ध नी सा। जैसे ये पहला तत्व और 8वां तत्व का सार समान है ना, उसी तरह से पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म क्या हो जा रहा था? तो समान हो जा रहा था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अष्टक का नियम। क्लियर है? लेकिन ये जो अष्टक का नियम था ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। कैल्शियम तक लागू हुआ। कैल्शियम तक लागू हो पाया। याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सर इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना थी? तो याद रखना है जिस समय अष्टक का नियम का प्रतिपादन हो रहा था इस समय ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो कितना थी सर? तो 56 थी। पहला तत्व जो था वो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व जो था वो थोरियम था। पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन और अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। उस समय का सबसे ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा अधिक द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा था सर? तो थोरियम था। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। बोलो बात डन है? क्लियर है? चला जाए आगे, देख लिया जाए एक मतलब और नोट करते चलना दोस्त। नोट्स प्रॉपर बनाते चलना, नोट्स नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है सर अगला क्वेश्चन? तो देखो, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डॉट डॉट के आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु का आकार या आयनीकरण एथेलिपि। तो आपको पता होगा कि मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी सजाया गया था, ये जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था अभी अभी हम पीछे चर्चा करके आए हैं सर। मेंडलीफ का आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या था? तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार था। द्रव्यमान के अनुसार, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया है ना। तो याद रखना है सर कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान बोले तो सर ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है सर? तो बी में। याद रखने का है दोस्त, पीछे एक बात छूट गया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी को क्या कहते हैं? लघु आवर्त सारणी। और ये जो पहला तत्व कह रहे हैं लघु आवर्त सारणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आवर्त की संख्या 7 ही थी। आवर्त की संख्या कितना था? 7। लेकिन वर्गों की संख्या जो थी वो 8 थी। वर्गों की संख्या जो था वो कितना था सर? तो 8 वर्ग था। इसीलिए इस आवर्त सारणी को लघु आवर्त सारणी कहते हैं। बोलो क्लियर है? चला जाए आगे और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? सेलों की संख्या 3 होना चाहिए और बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
अगर बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है सर कि यह वर्ग नंबर 18 का बात कर रहा है, क्योंकि आवर्त सारणी में एक ही वर्ग ऐसा है, कौन? तो वर्ग नंबर 18, जिसका बाहरी सेल क्या होता है सर? तो पूर्ण रूप से भरा होता है। यानी कहने का मतलब है कि हीलियम को छोड़ करके, जो हीलियम है उसको छोड़ करके आप आधुनिक आवर्त सारणी पर नजर डालो एक मर्तबा। इसीलिए तो हम चला आवर्त सारणी लेकर के चले हैं कि तुमको हम पूरा का पूरा आवर्त सारणी का नजारा दिखाएंगे। क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में देखा जाए तो ये जो आवर्त सारणी आपको दिख रहा है, ये है वर्ग नंबर 18। ये क्या है? वर्ग नंबर 18। और इसमें एक तत्व दिख रहा होगा आपको, हीलियम। इस हीलियम को छोड़ करके जितने सभी तत्व दिख रहे हैं यहां से यहां तक, वो सभी तत्वों के बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे सर? तो ध्यान दीजिएगा कैसे, आपको हम यहां बता रहे हैं कि कैसे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि सर बाहरी सेल 3 कोष होना चाहिए। तो आपको पता है कि सल्फर, सल्फर की अगर बात किया जाए तो सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है, सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16। और आप इस सल्फर का यहां पर कर लो, ये जो सल्फर है, ये सल्फर का परमाणु संख्या कितना? 16। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2, 8, बताओ 8 और 2 10, बचा कितना इलेक्ट्रॉन सर? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी बाहतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर? तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना? होना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, लेकिन है कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। आगे चलो, एल्युमिनियम की बात करो तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। एल्युमिनियम की अगर बात किया जाए तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, परमाणु संख्या 13। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 3। इलेक्ट्रॉन तो 3 सेल में गया, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, के एल एम, है ना? लेकिन इसका बाहतम सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? तो कहेंगे 3 ही इलेक्ट्रॉन है सर। इसके बाहतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैगो सर? तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फास्फोरस, तो आप देखो तो फास्फोरस का बोले तो परमाणु संख्या 15। फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो तो कितना हो जाएगा? 2, 8, 8 और 2 10, शेष बचा कितना सर? 5। इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए कितना? 8। आप देखो आर्गन पर नजर डालो तो आर्गन आपको दिखेगा सर। क्या दिखेगा सर? तो आर्गन आपको दिखेगा, इसका परमाणु संख्या होता है 18। और आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 2, 8, 8 और 2 10, और बचा कितना सर? तो 8। यानी सर इसके बाहर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। यानी ये वर्ग 18 का तत्व है, वर्ग 18 का तत्व है, वर्ग 18 का तत्व है। इस वर्ग 18 वाले तत्वों को हम शून्य वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? शून्य वर्ग कहते हैं, क्योंकि इस वाले वर्ग की संयोजकता जो होती है वो शून्य होती है, यानी 0 होती है। संयोजकता जो होगा वो क्या होगा सर? तो 0 होगा। इसीलिए हम लोग कौन सा वर्ग कह लेते हैं सर? तो शून्य वर्ग कह लेते हैं। थोड़ा सा करने की बात है कि इस वर्ग नंबर 18 में जितने तत्व हैं, वर्ग नंबर 18 में जितने तत्व हैं वो सभी तत्व अक्रिय हैं। क्या है सर? तो अक्रिय हैं, अक्रिय है ना? इस वाले अक्रिय को हम लोग एक भाषा में और नोबेल गैस है। कौन सा गैस है? तो नोबेल गैस है। ये सभी के सभी तत्व कैसे गैस है? नोबेल गैस है। अब थोड़ा सा नजर डालिएगा सर, तो इसमें वर्ग नंबर 18 में एक तत्व है जिसका नाम है हीलियम। एक तत्व क्या है सर? तो हीलियम। यहां देख लो, हीलियम। इसका संकेत कितना होता है? क्या होता है? He। इसका परमाणु संख्या होता है 2। ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके बासेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। वर्ग नंबर 18 में एकमात्र ये ऐसा तत्व है जिसके बासेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो, बात क्लियर है सर? याद रखना है सर, ये सबसे हल्की अक्रिय गैस है, सबसे हल्की अक्रिय गैस, अक्रिय गैस है। ये जो है वो क्या है सर? तो सबसे हल्की अक्रिय गैस है। लेकिन साथ साथ याद रखना है सर कि ये जो है, अगर केवल गैस की बात किया जाए तो सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की गैस की अगर बात किया जाए तो सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सा है सर? तो हाइड्रोजन है। लेकिन सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात किया जाए तो वो कौन है सर? तो हीलियम है। तो बात क्लियर है सर? आपको पता होना चाहिए कि इस जो वाले वर्ग वाले जितने भी तत्व हैं वो प्राकृतिक में अकेले पाए जाते हैं। प्राकृतिक में कैसे पाए जाते हैं? तो अकेले पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है सर कि आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो पाया जाता है सर O2 के रूप में, नाइट्रोजन जो पाया जाएगा N2 के रूप में, है ना? क्लोरीन जो पाया जाएगा Cl2 के रूप में। लेकिन ये कहता है कि ये ऐसे नहीं पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक में अकेले पाए जाते हैं। प्राकृतिक में कैसे पाए जाते हैं? कहेंगे कि यह प्राकृतिक में अकेले पाए जाते हैं, इसलिए इसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। एटॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनो एटॉमिक कहा जाता है। हम क्या कह रहे हैं सर कि यह प्राकृतिक में वर्ग नंबर 18 वाले तत्व लिखेंगे सर, वर्ग 18 वाले तत्व। केयर करना है थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? वर्ग 18 वाले तत्व, वर्ग 18 वाले तत्व प्राकृतिक में, प्राकृतिक में अकेले पाए जाते हैं, अकेले
पाए जाते हैं। जैसे में सर हीलियम दिखा He के रूप में दिखेगा, है ना, आर्गन दिखा Ar दिखेगा, रेडॉन दिखा Rn दिखेगा, जेनॉन दिखा Xe दिखेगा। यानी सर ये सब के सब कैसे पाए जाते हैं सर, तो अकेले पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, मोनो एटॉमिक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मोनो एटॉमिक कहा जाता है, मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मार्कर कभी हरा चल रहा है कभी पीला चल रहा है दोस्त, क्या मैटर है इसके साथ, मोनो एटॉमिक कहा जाता है। तो आप बताओ कि किसके 3 सेल में इलेक्ट्रॉन गए और 72 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ये कहेंगे सर वर्ग नंबर 18 वाले का। बोलो बात क्लियर है। इस वाले वर्ग के जितने भी तत्व हैं सब के सब रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन हैं। क्या है सर, तो वर्ग 18 वाले तत्व जितने भी हैं, वर्ग 18 वाले जो तत्व हैं ये रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। क्वेश्चन कहां से छूटेगा दोस्त, कहां से छूटेगा, आपको हर जगह से क्वेश्चन को घेरवा लिया जाएगा। बोलो बात डन है सर। तो आपको लगता है कि कुछ उतारने की चीज है तो आप उतार सकते हो। क्लियर है। एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन इस लेवल पे हम आपको दिए ताकि सर एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का ना छूट पाए, और जो छूटे वो अगले बार हम फिर से वीडियो लेकर के आएंगे और रिवीजन के तौर पे लेकर के आएंगे। उसमें इतना व्याख्या नहीं चलेगा सर, एकदम धाए धाए धर के रपेट देंगे एक बार में, समझ में आया, ताकि रिवीजन हो जाएगा, सीधा एग्जाम में जाकर के हम लोग बैठेंगे, हम भी बैठेंगे। चला जाए आगे, और आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता न्यूलैंड्स के आवर्त, ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया है, तो एक भी का पूछा गया क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन दोस्त हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाए हैं, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं उठाए हैं, है ना। क्लियर है। आ जाओ, कहता न्यूलैंड्स के आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा होगा। तो केयर करने की बात है कि अष्टक का नियम में कह रहा था कि पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म जो होगा वो क्या होगा, तो एक समान होगा। पहला तत्व जो होगा और 8वां तत्व का गुणधर्म होगा वो क्या होगा, तो एक समान होगा। तो आप कहता 10वें तत्व कैसे होगा, तो कहेंगे 10वां तत्व तीसरा तत्व की तरह होगा। सर आप घसका करके देखो ना दोस्तों, इधर से 2 को घसकाएंगे तो पहला दूसरा छोड़ेंगे तो तीसरा तत्व मिलेगा ना, तो किसके जैसा होगा सर, तो तीसरा तत्व की तरह होगा। बोलो बात क्लियर है सर। अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था, 8 तत्वों का समूह बताया था, पिछला क्वेश्चन में पूरा खतरनाक विस्तार किए हैं इसका। डन है। चला जाए आगे, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखा जाए कि सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आवर्त रेखा किसे अलग करती है। आप आधुनिक आवर्त सारणी पर नजर डालो, कहां है आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये रहा आपके सामने आधुनिक आवर्त सारणी। और इस आधुनिक आवर्त सारणी में कहता है टेढ़ा मेढ़ा रेखा, ये रेखा जो आपको गुजर रहा है, ओ यहां से ऐसे, है ना, ये जो रेखा गुजर रहा है, ये रेखा जो है वो क्या कहलाता है, ये जो रेखा जो गुजर रहा है, ये रेखा जो ऐसे गुजर रहा है टेढ़ा मेढ़ा लाइन, ये किसको किसको अलग करता है। आप बताओ कि ये किसको किसको अलग करता है, ये भी रेखा है ना, ये किसको किसको अलग करता है, आप बताओ। तो याद रखने का है सर कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वो किसकी बात कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी को। और याद रखना है आधुनिक आवर्त सारणी को किसने सजाया था, तो मोस्ले ने। इस आवर्त सारणी को किसने सजाया, मोस्ले ने सजाया। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वो अपने लाइन से बाईं ओर जितने भी तत्व रखे गए हैं वो सारे के सारे क्या रखे गए हैं, तो धातु है सर। और जितने भी इस लाइन के दाएं ओर रखे गए हैं वो तत्व क्या है सर, तो अधातु है। तो बताओ कि ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है आवर्त सारणी में ये किन 2 तत्वों को अलग कर रहा है सर, तो कहेंगे धातु और अधातु को अलग कर रहा है। किसको किसको अलग कर रहा है, तो धातु और अधातु को अलग कर रहा है। आप थोड़ा सा केयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा सर यहाँ ऑप्शन देख करके कि यस ये धातु और किसको अलग कर रहा है, तो अधातु को अलग कर रहा है। कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर, यहाँ दिया गया। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है, अधातु को मेटोलाइट से, धातुओं को मेटोलाइट से, या कहता है धातुओं को हाइलोजनों से, या धातुओं को अधातुओं से। तो किससे किसको अलग कर रहा है, तो कहेंगे धातु को अधातु से अलग कर रहा है, धातु को अधातु से अलग कर रहा है। कहां दिया गया है सर, ऑप्शन नंबर डी में। आपको याद रखना है सर कि बाईं ओर धातु है और दाईं ओर क्या है सर, तो अधातु है।
अधातु है। और याद रखना सर कि ये जो धातु है और ये क्या है, ये जो धातु है और ये जो अधातु है, इसके बीच में क्या है सर, तो उपधातु। इसके बीच में क्या है सर, तो यहाँ पर उपधातु है। यहाँ पर क्या है, ये तो उपधातु है। तो धातु और अधातु को अलग कौन करता है सर, तो कहेंगे उपधातु अलग करता है। किसकी बात कर रहा है सर, आधुनिक आवर्त सारणी का। आप थोड़ा सा नजर डालोगे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में, आप नजर डालिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने सजाया था। किसने सजाया था, तो मोसले ने सजाया था। इस आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया गया वो बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया। यही एक आवर्त सारणी ऐसा है जो बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया, बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया, संख्या के अनुसार सजाया गया, अनुसार सजाया, बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया। इसमें जो था ना दोस्त, उसमें 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। वो चारों ब्लॉक कौन कौन सा है सर, तो एक ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, तो एफ ब्लॉक। याद रखने का है सर, इस वाले ब्लॉक में जो तत्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। इसमें कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। और याद रखना कि वर्ग वाले 1 वाले में तत्वों की जो संख्या है वो 7 है, और वर्ग वाले 2 वाले में तत्वों की संख्या जो है वो 6 है। और इस वाले तत्वों को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु। कौन सा धातु बोलते हैं, तो क्षारीय धातु। और इसको क्या बोलते हैं सर, तो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। याद रखना है, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन कि सर धातु और अधातु कौन अलग करता है, उपधातु और उपधातु जो है वो कौन कौन है। तो आप यहाँ से नजर डालिएगा तो आपको धातु पता चल जाएगा कि सर कौन कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी में नजर डालिए तो आपको पता चल रहा है कि सर उपधातु कौन कौन सा है। तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या बोलते गए सर, तो उपधातुओं की संख्या जो है वो 7 है। कितना है सर, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु की जो संख्या है वो कितना उपधातु है, तो 7 उपधातु है। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है सर, तो पोलोनियम, 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 पोलोनियम। और पोलोनियम की समस्थानिक सबसे अधिक होता है, इस बात को याद रखना। पोलोनियम का समस्थानिक क्या होता है सर, तो सबसे अधिक होता है। क्लियर है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी था, और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो कितना है सर, तो वर्ग इसमें जो होते हैं वो 18 होते हैं। और आवर्त कितना होता है सर, तो कहेंगे इसमें जो आवर्त होता है वो कितना होता है सर, तो 7 आवर्त होता है। ब्लॉक कै गो होता है सर, तो 4 गो ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। चला जाएगा क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे आवर्त में कक्षों की संख्या होती है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एलपी का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहा, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या क्या होती है। आपको किस आवर्त की बात करा, तीसरा आवर्त का है ना। तीसरा आवर्त में आप नजर डालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर तीसरा आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं सर। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तीसरा आवर्त, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। और तीसरा आवर्त में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है। आप थोड़ा सा यहां पर केयर कीजिएगा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा आवर्त में, तीसरा आवर्त का बात कर रहा है आपसे। आप यहां से थोड़ा सा केयर करो दोस्त कि तीसरा आवर्त जो है, ये तीसरा आवर्त जो है, इसमें सबसे पहला तत्व जो है वो कौन सा है सर, तो सोडियम। इसमें पहला तत्व कौन सा है, सोडियम। और इस सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। और जब सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो मिलेगा आपको रिजल्ट सर 2,8,1। यानी सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए तो इसका इलेक्ट्रॉन के, एल और एम, यानी कितने सेल में गया सर, तो 3 सेल में गया। अब तीसरा आवर्त की बात करा, सोडियम के बाद आ जाइए मैग्नीशियम पर थोड़ा सा बात कर लो। तो आप थोड़ा सा नजर डालिए तो कि मैग्नीशियम क्या कहता है सर, तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या 12। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितना होगा, 2,8,2 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे ले गया, तो 3 सेल में गया, के, एल, एम, कितना सेल में चला गया, तो 3 सेल में चला गया। यानी सर तीसरे आवर्त में वही तत्व होगा जिसमें सेलों की संख्या कितना होगी सर, तो 3। जिसका इलेक्ट्रॉन कितने सेल में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, 3 सेल में जाएगा। जिसका इलेक्ट्रॉन 3 सेल में जाएगा वही तत्व तीसरे आवर्त में होगा। वही तत्व क्या होगा तीसरा आवर्त में। तो एक बात यहां से याद रख लेना है, कहा कि सेलों की संख्या, किसकी संख्या, सेलों की संख्या, सेलों की संख्या आपको आवर्त संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, आवर्त संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। सेलों की जो संख्या है वो किसको दर्शाता है सर, तो आवर्त संख्या को दर्शाता है। सेलों की संख्या आवर्त संख्या को दर्शाता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जितने सेल में जाएगा वो तत्व उतना आवर्त का होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए तो आप लिथियम को लीजिए,
किसको लीजिए सर? तो लिथियम को। यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है सर? तो 3 होता है। अब लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और जो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वो अगला सेल में चला जाएगा। इसका सेल में कितना है? तो 2 सेल है, K है और L है, इसीलिए ये आवर्त 2 का तत्व है। कितने आवर्त का तत्व है सर? तो कहेंगे ये आवर्त 2 का तत्व है। बोलो बात क्लियर है सर? तो किसी भी परमाणु का जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो उसका सेलों की संख्या, जितने सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आवर्त संख्या को दर्शाएगा। और याद रखना है यहां पर एक बात और कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जो यहां पर याद रखना है सर कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको आवर्त सारणी क्लियर करवा देंगे दोस्त लगभग। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ग संख्या को दर्शाता है, वर्ग संख्या को। क्वेश्चन पूछता है वर्ग संख्या को दर्शाता है, वर्ग संख्या को दर्शाता है। देखिए आपका इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए ये वर्ग 1 का तत्व है। इसीलिए ये क्या है सर? तो वर्ग पहला का तत्व है, वर्ग पहला का तत्व है, वर्ग पहला का तत्व है। अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो वो वर्ग नंबर दूसरा का तत्व होगा, और अगर किसी का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक है तो उसमें वर्ग संख्या निकालने के लिए 10 जोड़ करके निकालेंगे। जैसे आपको हम पूछ दें कि कार्बन का देखो, थोड़ा सा एक उदाहरण देख लीजिए यहां पर। कार्बन उठा लो, कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो क्या मिलेगा सर? 2,4, 2,4। तो इसीलिए इसका तो इलेक्ट्रॉन कितने सेल में गया? 2 सेल में, इसीलिए यह आवर्त 2 का तत्व है, आवर्त दूसरा का तत्व है, आवर्त दूसरा का तत्व है, आवर्त दूसरा का तत्व है। लेकिन आप इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पे केयर करो तो आप इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम सेल वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितना? 4 है। इसीलिए इसका जब वर्ग संख्या निकालेंगे तो वर्ग संख्या पर आप नजर डालिएगा। तो वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देंगे तो 10 और 4 14। तो आप नजर डालोगे आधुनिक आवर्त सारणी पर तो ये जो आपको वर्ग दिखेगा सर, तो ये वर्ग नंबर कितना दिखेगा सर? तो 14वां वर्ग दिखेगा। देखो तो यहाँ पर 13 14, 13 14, ये है 13 नंबर, ये क्या है? 13 नंबर वर्ग है। और ये क्या है सर? तो 14, तब ना ये 15 हुआ, ये 16 हुआ, 17 और ये क्या हो गया सर? तो 18 हो गया। बोलो बात क्लियर है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो वर्ग संख्या को दर्शाता है, जबकि सेलों की संख्या किसको दर्शाती है सर? तो आवर्त संख्या को। किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसका स्थान को पता लगाया जा सकता है कि वो किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है। बोलो बात डन है? तो चला जाए अगला क्वेश्चन पर, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। करने के लिए हो तो आप फूक दियो यहाँ है ना। तो इस बात को याद रखना है सर। आपका व्याख्या यहाँ कर दिए हैं। तो आपसे क्या कहता है? तीसरे आवर्त में तत्वों में कक्षों की संख्या यानी सेलों की संख्या कितना होती है? तो कहेंगे कि जो सेलों की संख्या होती है वो कितना होती है सर? तो सेलों की संख्या 3 होती है। सेलों की संख्या कितना होती है सर? तो 3 होती है। बोलो बात डन है? सेलों की संख्या कितना होती है? तो 3 होती है। चला जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्या है सर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्लियर किया जाए। कहता है एम सेल में सामाजिक किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। किस सेल की बात कर रहा है सर? एम सेल की। तो अभी अभी हम पीछे चर्चा करके आए हैं कि सेल जो होता है वो K है, L है, M है, N है सर। आगे और भी जा सकते हैं सर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। तो बताओ कि एम सेल वाले में कितना इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है सर? तो कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछ दे, किसका संख्या सर? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप बताने का है सर कि होगा 2n²। क्या होगा सर? तो 2n²। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे सर? तो 2n² होगा। आइए और आपके सामने अगला क्वेश्चन है। कहता है न्यूलैंड्स के ऑक्टेट के नियम के अनुसार
प्राकृतिक में कितने तत्व मौजूद थे। तो जिस वक्त न्यूलैंड्स ने अपने आवर्त सारणी को सजा करके आया, पिछला क्वेश्चन में व्याख्या करके आए हैं, क्या कहता है सर कि न्यूलैंड्स ने जिस वक्त अपने आवर्त सारणी को सजाया उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। ज्ञात तत्व कितना था सर, तो 56 था। ज्ञात तत्वों की संख्या जो था वो कितना था, किसने दिया, तो सर न्यूलैंड्स ने दिया था। और संगीत के सार के आधार पर इसको सजाया। इसको सजाया कैसे था सर, तो संगीत के सार के आधार पर, संगीत के सार के आधार पे जिस तरह से सा रे ग म प ध नि सा में 8 तत्व होते हैं और सा से शुरू होता है, सा पे लास्ट कर जाता है, उसी तरह से पहले तत्व का गुणधर्म और 8वें तत्व का गुणधर्म को समान रखा था। क्लियर है सर, संगीत के सार के आधार पर। क्लियर है। आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी। अभी बता करके आए हैं कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सर, तो 2n²। किसी भी सेल में अगर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, तो 2n²। n के जगह पर 1 2 3 लिखते चले जाएंगे, सेलों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती चली जाएगी। आपके सामने है सर अगला क्वेश्चन, और क्या कह रहा था, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैस के रूप में होते हैं। पीछे का पूरा 18 वर्ग नंबर 18 वाले तत्व को चर्चा करके आए हैं सर, वर्ग 18। इस वर्ग वाले 18 वाले को जितने भी तत्व इसमें पाए जाते हैं वो सारे के सारे नोबल गैस हैं सर। कैसे गैस हैं सर, तो नोबल गैस, यानी सर अक्रिय गैस हैं। कैसे गैस हैं सर, तो अक्रिय या निष्क्रिय गैस है। अक्रिय या क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस है। हम अभी पीछे के क्लास में, पीछे वाले में चर्चा करके आए हैं पिछला क्वेश्चन में कि इस वाले जो तत्व होते हैं सभी के सभी वो अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं सर, तो अस्थाई होते हैं, यानी सर बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत कम क्रिया करने की क्षमता होती है, एकदम नगण्य के बराबर यह अभिक्रिया करता है सर। बहुत अधिक तापमान पे, बहुत अधिक दबाव पे, कोई निष्क्रिय गैस है, जो कोई निष्क्रिय तत्व है जो ही अभिक्रिया कर पाते हैं, उसमें से सभी नहीं कर पाते हैं। हम आपको क्या कह रहे हैं कि ये कम अभिक्रियाशील होने के कारण यह है कि इसके बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसको अस्थाई कर देता है, और इसकी संयोजकता 0 होती है। इस वाले वर्ग के सभी तत्वों का संयोजकता क्या होता है सर, तो 0 होता है। संयोजकता क्या होता है, 0 होता है। लेकिन यहां से अपवाद में याद रखना है सर कि हीलियम जो है वो ना तो इसकी संयोजकता 0 होती है और ना तो इसके बाह्य सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ना 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डुएट पूरा करता है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डुएट पूरा करते हैं। बाकी जितने भी आवर्त सारणी में तत्व दिखता है वो कैसा क्या पूरा करता है सर, तो अष्टक पूरा करता है। तो बताओ ये वर्ग नंबर कितने वाले तत्वों का बात कर रहा था सर, तो वर्ग नंबर 18 वाले तत्वों को हम लोग कौन सा तत्व कहते हैं सर, तो उसको निष्क्रिय गैस कहा जाता है, या नोबेल गैस कहा जाता है, या अस्थायी तत्व कहा जाता है, या अक्रिय गैस कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है। कितने नंबर वाले वर्ग तत्व को, वर्ग नंबर 18 वाले तत्व को। अभी इसके बारे में चर्चा करके आ रहे थे कि इसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। वर्ग नंबर 18 वाले तत्व को क्या कहा जाता है, मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मोनो एटॉमिक कहने का मतलब कि ये प्रकृति में अकेला पाए जाते हैं। ये जो है प्रकृति में अकेला पाया जाता है, प्रकृति में अकेला पाया जाता है, अकेला पाया जाता है। तो बटन है सर। आइए और आपके सामने है अगला क्वेश्चन, और ये क्या कर रहा है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या की वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है, तो बेरिलियम और बोरॉन। बेरिलियम और बोरॉन इसको याद रखने का है सर कि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु संख्या का बढ़ता क्रम सही कौन है सर, बेरिलियम और बोरॉन। आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं। कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं, वो आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त है जिसमें 8 तत्व मौजूद हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, तो कहेंगे आवर्तों की संख्या है वो 7 है। आवर्तों की संख्या 7 है। और याद रखना पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं सर, तो 2 तत्व। पहला आवर्त में, आवर्त नंबर 1 में क्या करना है, आवर्त पहला में कितने तत्व होते हैं सर, 2 तत्व। कितने तत्व हैं सर, तो 2 तत्व होते हैं। इसीलिए इसको अति लघु आवर्त कहा जाता है, अति लघु आवर्त। इसको कौन सा आवर्त कहेंगे, तो अति लघु आवर्त है। आप थोड़ा सा नजर डालिए तो आवर्त 2 पर नजर डालिए। तो आवर्त 2 वाले में कितने तत्व हैं सर, तो आवर्त 2 वाले में 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 8 तत्व। आवर्त 2 वाले में तत्व कितने हैं सर, 8 तत्व। इसीलिए इसको कौन सा आवर्त कहा जाता है, लघु आवर्त कहा जाता है, लघु आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 2 तत्व, और दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं। इसीलिए इसको कौन सा आवर्त कहते हैं, तो लघु आवर्त कहते हैं। आप थोड़ा सा नजर डालिएगा तो सर आवर्त तीसरा पर नजर डालो दोस्त। तो आवर्त तीसरा में जब चलिएगा तो आवर्त तीसरा में भी कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 8 तत्व। इसीलिए इसको भी लघु आवर्त कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है, लघु आवर्त। लेकिन आप आवर्त
चौथा में चलिएगा तो आवर्त नंबर 4 में जो तत्वों की संख्या है वो कितने तत्व हैं सर? तो 2 8 8 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं तो 18 तत्व हैं। इसीलिए इसको दीर्घ आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? तो दीर्घ आवर्त। और आवर्त नंबर किसमें सर? तो आवर्त 4 5 वाला में। तो आवर्त 5 में बताइए कि आप कितने तत्व हैं? तो कहेंगे आवर्त 5 वाले में भी कितने तत्व हैं सर? तो 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18 तत्व हैं। और इसीलिए इसको भी कौन सा आवर्त कहा जाता है सर? तो दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त। और वर आवर्त आवर्त छठा वाले तत्व, इसमें भी कितने तत्व हैं सर? तो आवर्त छठा वाले तत्व 18 18, इसमें 32 है। इसमें कितना है सर? तो 32 तत्व हैं। इसमें कितने तत्व हैं सर? तो 32 तत्व हैं। इसलिए अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है इसको, अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त। और आवर्त नंबर 7 जो है वो अभी अधूरा है सर। तो आप बताओ बाबू कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से दो तत्व आवर्त में 8 तत्व मौजूद होते हैं? कौन से दो आवर्त हैं जिसमें 8 तत्व मौजूद है? आवर्त नंबर दूसरा और आवर्त नंबर तीसरा। आवर्त नंबर दूसरा और आवर्त नंबर तीसरा, ये दोनों में कितने तत्व मौजूद है? तो 8 8 तत्व ही मौजूद है। क्लियर है? डन है? चला जाए आगे और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये भी एएलपी का क्वेश्चन दिया गया है सर। और क्या कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक का एल्युमिनियम की जगह ले सकता है? तो मेंडलीफ जो था जिस समय अपने आवर्त सारणी को सजा रहा था उस समय ना बहुत चालाक था। वो देखा था न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, लेकिन मेरे समय जब हम सजा रहे हैं आवर्त सारणी को तो ज्ञात तत्वों की संख्या कितना हो गई? 63 है। यानी भविष्य में अभी और भी तत्व खोजे जाएंगे। इसीलिए वो जगह जगह पर क्या कर दिया? तो खाली स्थान को छोड़ दिया था। और वो खाली स्थान को छोड़ा तो बाद में जो तत्व खोजे गए वो उसी के स्थान पे रखा गया। तो वही कहता है यहाँ से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीफ आवर्त सारणी में से एक का एल्युमिनियम की जगह ले सकता है? तो उन्होंने कुछ कुछ खाली स्थान छोड़ा था, जिसमें से पहला खाली स्थान पहला खाली स्थान जो था वो था एक का बोरॉन। क्या था सर? तो एक का बोरॉन। एक का बोरॉन। और एका बोरॉन के जगह पर किसको रखा सर? तो एका बोरॉन के जगह पे अस्कैडियम को रखा। किसको रखा? अस्कैडियम को। अस्कैडियम को रखा। किसको रखा? अस्कैडियम को। उसके बाद जो अगला खाली स्थान था उसके जगह पर रखा एका एल्युमिनियम नाम दिया उसका। क्या नाम दिया सर? तो एका एल्युमिनियम। और एका एल्युमिनियम की जगह पर किसको रखा? तो आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि एका एल्युमिनियम की जगह पर किसको रखा? तो गैलियम को रखा। किसको रखा? तो गैलियम को रखा। एका एल्युमिनियम की जगह पर किसको रखा? तो गैलियम को रखा। और एक और खाली स्थान जिसका नाम दिया एका सिलिकॉन। क्या नाम दिया सर? तो एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन की जगह पर किसको रखा? सिलिकॉन। एका सिलिकॉन की जगह पर किसको रखा? तो जर्मेनियम को रखा। किसको रखा? तो जर्मेनियम को रखा, है ना। और ये तीनों से क्वेश्चन कभी ना कभी पूछता ही है। और आपके सामने है कि एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है सर 2018 वाला में। क्या दिया गया सर? कहता है कि एका एल्युमिनियम की जगह पर किसको रखा गया? तो एका एल्युमिनियम की जगह पर गैलियम को रखा गया। एका एल्युमिनियम की जगह पर किसको रखा गया? तो गैलियम को रखा गया। क्लियर है? आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करे दोस्त, थक जाते हैं यार दिन भर ऑफलाइन क्लास में, शाम के आप लोग के बीच, उसके बाद फिर अपना स्टडी, सुकून छीन सा गया है। क्या किया जाए? संघर्ष ही जीवन है। जब तक संघर्ष है तभी तक जीवन है। संघर्ष आपका खत्म हुआ, जीवन खत्म हो गया। बात समझ में आया? यस। चला जाए और अगला क्वेश्चन पर नजर डाला जाए तो पूरा बर्नाट नहीं तो बर्गो दिख रहा है। क्वेश्चन करो इसको। कहा था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी? बताओ यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन रेलवे पूछ करके ड्राइवर बना देगा, थोड़ा ट्रेन टकरा ना जाएगा दोस्त। क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की गई थी। तो आप यहां से याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये तो सबसे खतरनाक बात है सर, मोसले ने सजाया, है ना। मोसले ने सजाया। और मोसले को आवर्त सारणी नहीं बल्कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता, आवर्त सारणी का पिता। बताओ कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसको कहा जाता है सर? तो कहेंगे मोसले को कहा जाता है सर। ये जो था आधुनिक आवर्त सारणी, इसको बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया। बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार, बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया। और जब ये बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया दोस्त, तो इसमें याद रखने का है सर कि आपको बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार, उनकी परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम था, उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम था, उनके आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम था। तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में था। किस में था सर? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में था। याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक कै गो है? तो सर 4 गो। एस ब्लॉक कै गो है सर? तो 4 गो। इसमें जो ब्लॉक है वो ब्लॉक कितना है सर? तो 4 गो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसमें 2 वर्ग हैं, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। और एस के बाद होता है पी ब्लॉक, वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18। और इसमें होता है कौन सा सर? तो एस पी,
डी ब्लॉक कहां से कहां तक होगा सर? तो ये 13 से 18 तक हुआ, तो ये 1 से 2 तक, तो 3 से लेकर के 12 तक होगा, 3 से लेकर के 12 तक होगा। एफ ब्लॉक को दो भागों में बांट दिया गया है सर, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज। एक को कहां से कहां तक ले गया गया है सर? तो लेंथेनाइड सीरीज, और कहां से कहां तक ले गया गया है सर? तो एक्टेनाइड सीरीज। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक को बोल दिया गया है लेंथेनाइड और दूसरा को बोल दिया गया है एक्टेनाइड सीरीज। बोलो बात क्लियर है सर? आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि में और 8वें समूह में रखी हुई नोबेल गैस का नाम बताओ कि क्या होगा? तीसरे आवर्त में होना चाहिए और 8वां समूह में, यानी 8वां समूह का मतलब सर 18वां वर्ग में होना चाहिए। बताओ कि वो नोबेल गैस कौन सा है? तो बात बताओ कि सर नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, हीलियम, ये चारों के चारों जो तत्व हैं वो है तो सर 18वें वर्ग का तत्व। कहाँ है? 8 लिख लो, 8वें नहीं 18वें समूह का होगा, ठीक है ना? 18वें वर्ग का तो तत्व है, लेकिन मैटर ये है कि आवर्त कितना होना चाहिए सर? तो तीसरा होना चाहिए। तो आप देखो तो कि हीलियम को देखोगे तो हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो आवर्त नंबर 1 ही को दर्शाया। आर्गन को देखिएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,8। और इसको देखो तो क्या कहता है सर कि तीसरा 3 आवर्त में गया है सर। तो 3 आवर्त में जाने का मतलब कि सर आवर्त संख्या 3 का है सर, 3 सेल में गया है सर। और ये देखो तो कि सर ये तो 18वां वर्ग का तत्व है, ये है सर, यानी करेक्ट आंसर क्या लग जाना है सर? तो आर्गन। इसका व्याख्या पीछे करके आए हैं पूरा विस्तार से पिछला क्वेश्चन पर। और आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया है? ऊपरी पंक्ति में, दाईं पंक्ति में, निचली पंक्ति में, बाईं पंक्ति में। तो अभी बताएं कि जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन था तो इस तरफ क्या था? तो अधातु था। इस तरफ क्या था? अधातु। और इस तरफ जो था वो क्या था सर? तो धातु। यानी बाईं ओर, किस ओर? बाईं ओर किसको रखा गया है? धातु को। और बाईं ओर, और दाईं ओर किसको रखा गया है? तो कहेंगे दाईं ओर जो रखा गया है वो किसको रखा गया है सर? तो अधातु को। और ये बीच में जो है वो क्या है सर? तो उपधातु है। यानी धातु और अधातु को कौन अलग करता है सर? तो किस पंक्ति में रखा? ऊपरी पंक्ति में, दाईं पंक्ति में, निचली पंक्ति में या बाईं पंक्ति में? तो धातुओं को कहाँ रखा गया है सर? तो बाईं पंक्ति में। और ये भी क्वेश्चन एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन था। आइए और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियां में से एक था? तो याद रखना है कि सर कोबाल्ट और निकेल से लोहा को जो दूर रखा था वो कौन रखा था सर? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का ये क्या है सर? तो एक दोष है। यानी सर मेंडलीफ के आवर्त सारणी का ये क्या है सर? तो दोष है, अवगुण है कि सर लोहा का जो गुण था वो कोबाल्ट और निकेल के जैसा दिख रहा था और होता भी है, लेकिन इसको क्या कर दिया था? तो ये दोनों से दूर रख दिया था। किसके आवर्त सारणी में सर? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी
डोबेरेनर का ट्राइड्स का नियम, या ऑक्टेट्स का नियम, न्यूलैंड्स का नियम, या मेंडलीफ के आधुनिक मेंडलीफ के आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुविक संख्या पर, यानी परमाणु संख्या की बात कर रहा है? ये किसका बात कर रहा है? परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या से संबंधित नहीं है। आपको पता होना चाहिए वर्ग नंबर 17, और ये वर्ग नंबर 17 को हाइड्रोजन समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन समूह। वर्ग नंबर 17 को कौन सा समूह कहेंगे? हाइड्रोजन समूह, या इसी को हाइलाइट समूह कहते हैं। हाइलाइट समूह, हाइलाइट समूह, हाइलाइट समूह। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं सर? तो याद रखना है सर कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको और भी तत्व नीचे होते हैं सर, लेकिन आपको इतना ही ऑप्शन दिया है और इतना ही में से छांट लेना है सर। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद रखना है सर। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। याद रखना है सर कि ये जो है वर्ग नंबर कितने के तत्व हैं सर? तो वर्ग नंबर 17 के तत्व हैं। इसमें से छांटो तो दोस्त, आर्गन नहीं दिख रहा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन। ये आर्गन जो है सर ये वर्ग नंबर 18 का तत्व है। ये किसका तत्व है? तो वर्ग 18 का तत्व है, वर्ग 18 का तत्व है। ये जो है ये निष्क्रिय तत्व है सर, निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। इसको भरा कहा जाता है सर? तो राख दिया, ये ऐसे हो गया। इसको भरा कहा जाता है सर? तो कहेंगे विद्युत बल्ब में। इसको भरा कहा जाता है सर? तो विद्युत बल्ब में, है ना, या वेल्डिंग करने में, नहीं विद्युत बल्ब में। कहाँ भरा जाता है सर? तो इसको विद्युत बल्ब में। बोलो बात क्लियर है सर? तो याद रखना है सर कि आर्गन जो है वो वर्ग नंबर 18 का तत्व है, ना कि वर्ग नंबर 17 का तत्व है। वर्ग नंबर 18 का तत्व है वो। वर्ग नंबर 17 में फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है ना, ये सब के सब क्या है सर? तो वर्ग नंबर 17 के तत्व है, हाइड्रोजन समूह या हाइलाइट समूह कहा जाता है। और इस वर्ग नंबर 17 के सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, सभी तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। तो जब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो आप बताओ कि इसका संयोजकता कितना होगा? तो कहेंगे इसका जो संयोजकता होगा वो कितना होगा सर? तो 8 होगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो उसको 8 से लिखते हैं। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 8 से करके लिखेंगे। एक आ गया, गलती से थोड़ा आ गया दोस्त, कितना आ जाएगा? 1। बोलो बात डन है? आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉट डॉट एक बैंगनी रंग का ठोस हाइड्रोजन है। आपको हाइड्रोजन समूह में देखो ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। अभी हम बताएंगे सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है सर, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है सर। इस वाले वर्ग में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है सर? तो क्लोरीन होता है। ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। एक अधातु ऐसा है, अधातु है कौन सर? तो ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये किस अवस्था में पाया जाता है सर? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी जो भी धातु है वो कुछ ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं और कुछ गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन एक अधातु कौन सा है सर? तो ब्रोमीन। ये जो किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में। याद रखना फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। याद रखना सर कि वर्ग नंबर 17 में क्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील तत्व है। सबसे अधिक क्या है सर? तो क्रियाशील तत्व है। याद रखने का सर ये जो आयोडीन है, यही आयोडीन किस रूप में दिखा है सर? तो बैगनी रूप में दिखा है सर। कमरे के तापमान पर इसको रख दिया जाए तो ये किस रूप में दिखता है सर? तो बैगनी रूप में सर। और ये किस अवस्था में दिखता है सर? तो ठोस अवस्था में दिखता है। ये जो अधातु है वो किस अवस्था में दिखता है सर? तो ठोस अवस्था में दिखता है। बोलो बात क्लियर है सर? डन है? आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह डॉट डॉट से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। डी ब्लॉक वाले तत्वों को अभी पीछे चर्चा करके आए हैं कि इस ब्लॉक में 2 वर्ग, इस ब्लॉक में 2 वर्ग, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। एस के बाद आता है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कितने कहां से कहां तक? तो वर्ग नंबर 13 से लेकर के वर्ग नंबर 18 तक। और एस के बाद पी आया, पी के बाद यहां पर डी ब्लॉक आया। ये जो डी ब्लॉक है इसमें कहां से कहां तक सर? तो वर्ग नंबर 3 से लेकर के, और वर्ग नंबर कहां तक सर? तो 13 तक। वर्ग नंबर 3 से लेकर के कहां तक जाएंगे सर? वर्ग नंबर 13 तक। और यहां पर नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक कहां से कहां तक होता है सर? तो एफ ब्लॉक में जो है वो 2 श्रेणियां सर, एक है एक्टिनाइड
और दूसरा क्या है सर, लेंथेनाइड। लेंथेनाइड इसको याद रखने का है सर। आप देखो ना आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता चल जाएगा सर। कहाँ है, यहाँ है आधुनिक आवर्त सारणी। देखो ये जो है एस ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ कौन सा ब्लॉक है सर, तो एस ब्लॉक। यहाँ से यहाँ जो ब्लॉक है वो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये जो है वो कौन सा ब्लॉक है सर, यहाँ से यहाँ पी ब्लॉक। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक। और ये वाला कौन सा ब्लॉक है सर, तो एफ ब्लॉक। तो याद रखना सर कि ये जो है ये वाला जो दिख रहा है ये दिख रहा है लेंथेनाइड सीरीज 58 से लेकर के 71 तक, और एक्टेनाइड सीरीज 90 से लेकर के 103 तक। 58 से लेकर के 71 तक और 90 से लेकर के 103 तक। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ये दो सीरीज को याद रखना है सर। एक है 58 से लेकर के 71 तक, ये जो लेंथेनाइड है ये कहाँ से कहाँ तक है सर, तो 58 से लेकर के 71 तक। लेंथेनाइड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 58 से लेकर के 71 तक। और एक्टेनाइड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 90 से लेकर के 103 तक। याद रखने का है सर। बोलो बात डन है, क्लियर है सर, क्लियर है। चला जाए तो बताओ क्या कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व के रूप में जाना जाता है। तो डी ब्लॉक 3 से लेकर के 13 तक, 3 से 13 तक नहीं, 3 से सॉरी 13 तक नहीं, 3 से 12 तक ना होगा दोस्त। 13 से तो ये शुरू है, 3 से 12 तक। कहाँ तक सर, तो 3 से 12 तक। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। आगे चलो और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन सर, ये भी पूछा गया किसका है, तो ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते परमाणु संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी को बढ़ते परमाणु संख्या के अनुसार किसको सजाया गया है सर, तो आधुनिक आवर्त सारणी को। और आइए और अगला क्वेश्चन पर नजर डालिए और क्या कहता है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन किसका है सर, तो ग्रुप डी का। आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति में आने वाले एक अनियमितता होती है क्योंकि इसे पहली आवर्त समूह या 17 में रखा जा सकता था। यानी कहता है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो सर अगर आवर्त सारणी में चलते हैं तो सर कुछ अनियमितता होती है। यानी कहने का मतलब उसका गुणधर्म वैसा नहीं है लेकिन फिर भी उसी जगह